अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी एक रेंज बाउंड और फ्लैट नोट बट पॉजिटिव साइड पे विटनेस किया गया। कल के दिन हमने एक एब्जॉर्ब होता हुआ देखा था, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन और लैक लस्टर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा समहाउ एक साथ दिखाई दिया। स्टार्टिंग ऑफ द डे एक ऑफलोड पोजिशन करते हुए दिखाई दिए इन्वेस्टर्स, और साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के इम्पैक्ट थे वो ज़्यादातर कल देखे जा रहे थे जर्क्स की सूरत में। लेकिन आज हमने देखा मार्केट ने थोड़ा सा वेलकम किया, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एक स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिव नोट देखा गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स अब फाइनली कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो एड्रेस है वो सामने आया है, ये बयान सामने आया है कि IMF की जितनी कंडीशनैलिटीज़ थी वो फुलफिल कर ली गई हैं। अब डिले क्यों हो रहा है, क्या रीजंस होंगे, वो आज हम आगे भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन एनी हाउ जो तमाम चीज़ें हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं, जितनी चीज़ों को सही करने की कोशिश की जा रही है वो अपने तौर पर कर ली गई है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि आगे जो मेजर्स लिए गए हैं उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पॉलिसी रेट के हवाले से। पॉलिसी रेट 100 बिप्स जो है वो इजाफा किया गया है, यानी कि अब पॉलिसी रेट हो गया है 21%, विच इज़ टू हाई। और बिजनेसेस के जो ज़्यादातर बिजनेसेस जो एक्सपेंशन पे है उनका क्या इम्पैक्ट होगा, जो बिजनेसेस एक्सपेंड नहीं थे उनको क्या इस पर कोई असर पड़ेगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से बात करेंगे, पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसा दिखाई दे रहा है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ जितनी चीज़ें हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, यंगस्टर्स के लिए कौन कौन से डोर्स ओपन हुए हैं, और अभी हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए अपने लिए, अपने करियर काउंसलिंग के लिए। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आमिर सज्जाद साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं POEPA के। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो मैं अदनान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी। अदनान साहब, इतनी तमाम नेगेटिव चीज़ों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप समझते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर हम अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे बात करें तो यहाँ पे सब बोलते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं, लोग डिफरेंट तरीके से आप एनालाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यंगस्टर्स, जो यूथ के लिए हैं ख़ासकर, और उनको अभी से इस पे काम करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो इसमें हमें यूथ पे सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो IT सेक्टर पे करना चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाया ममालिक जिनके IT की एक्सपोर्ट जो है इस टाइम पे 150 बिलियन डॉलर से अबव चली गई है और हमारी एक्सपोर्ट 2 बिलियन डॉलर्स पे खड़ी है। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि हमें स्कूल और कॉलेजेस के अंदर से IT का एक सब्जेक्ट रखना चाहिए ताकि वो एक बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को दी जाए। बिल्कुल। जो तो कंप्यूटर तो पढ़ाते हैं ना? नहीं, कंप्यूटर हम वो माउस और कीबोर्ड और वो पढ़ा रहे हैं, हमें एक बेसिकली हमें वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ दूसरे ममालिक के साथ वो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने स्कूल और कॉलेजेस में तो आने वाले वक्त में हम पीछे चले जाएंगे इसमें। तो अभी देखें इंटेलिजेंस का कोर्सेज आ गए हैं, IT के अंदर बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कई बहुत ज़्यादा शाखें आ गई हैं, उस दूसरी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर है। आज तक हम अपने बच्चे को अब सिर्फ ये कहते हैं कि जी कंप्यूटर साइंस आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, CPU, माउस मॉनिटर तक रखा हुआ है। अभी दुनिया बहुत आगे चली गई है। अगर अपने यूथ को यहीं पे पाकिस्तान में रख के और हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, डॉलर्स को बढ़ाना है, रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, सारी चीज़ों को, तो हमें IT सेक्टर के ऊपर बेसिक फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, देखें जो हमारी स्किल्ड मैन पावर है या अनस्किल्ड मैन पावर है, देखिए लास्ट ईयर 2022 के अंदर हमारे अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे पास स्किल और सेमी स्किल ये वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, उसकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे इस टाइम पे नहीं है। हम इस टाइम पे खारजा पॉलिसी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपनी खारजा पॉलिसी बहुत एक एक्शन लेना चाहिए इसमें, हमारे स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने 8-8.5 लाख वर्कफोर्स जो एक्सपोर्ट की है उसके अंदर जो मेजॉरिटी जो है 3.5 लाख के करीब हमारी लेबर है जो लेबर गई है, 2.25 लाख के करीब हमारे ड्राइवर्स गए हैं। तो हमारी जो मैक्सिमम वर्कफोर्स जो है वो अनस्किल या लेबर कैटेगरी की जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी सैलरी एक लिमिटेड सैलरी है,
मैं कहता हूँ कि आप अपने वर्कफोर्स को इतना ज़्यादा स्केल और उतना ज़्यादा उसको ग्रूम कर दें, जो कि आजकल गल्फ स्टेट्स में और दूसरी यूरोपियन ममालिक के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें एक उस वर्कफोर्स की सैलरी अच्छी मिलेगी, जो रेमिटेंसेस हैं उसमें इजाफा देखने में आएगा। ना कि हम पाकिस्तान की अगर कंपटिटिवनेस को देखा जाए तो आप समझते हैं कहाँ पर है पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू पे ऑफ? देखें, हम एज़ कम्पेयर टू सैलरी और पे ऑफ के अंदर तो बहुत पीछे हैं। स्किल्स हमारी बहुत अच्छी है, हमारी वर्कफोर्स देखें, वर्कफोर्स हमारी बहुत अच्छी है और वो लाइक की जाती है गल्फ स्टेट्स के अंदर, स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर पाकिस्तानी वर्कफोर्स को इसलिए लाइक किया जाता है क्योंकि वो हार्ड वर्क है। अच्छा, हार्ड वर्किंग है जी, हार्ड वर्किंग है। और स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन साइड है, गल्फ स्टेट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन साइड के लिए पाकिस्तान से वर्कफोर्स मंगाते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश और दूसरे ममालिक के बजाय, क्योंकि हमारी वर्कफोर्स जो हमारी ये पंजाब की और इधर की है वो बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि वो टेम्परेचर का भी हिसाब है कि हम 50 डिग्री पे भी हमारी वर्कफोर्स काम कर सकती है। अभी इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट को, हमारी मिनिस्ट्री को एक प्रॉपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें हमारे जो स्किल लोग हैं, हमारे जो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, उसको भी हमें एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो हमारी वर्कफोर्स, हम क्वालिटी वर्कफोर्स जो हम हर साल हमारे यूथ जो है वो जाएगी तो हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। अभी देखने में यह है कि देखें, जापान के अंदर एक एज ए लेबर जो सैलरी है आपकी वो $2000 है। अच्छा, अब अगर हम गल्फ स्टेट्स के अंदर एक लेबर की सैलरी को देखते हैं तो वो हमारी बनती है 1200-1300 दिरहम या रियाल, $2000, और यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जापान के अंदर जैसे अभी 3 लाख वर्कफोर्स की उनकी रिक्वायरमेंट आई है, तो हमारी जो यूथ है, हमारी यूथ के अंदर भी प्रॉब्लम ये है। तो एक चीज़ जो यहाँ पे सवाल उठता है वो ये कि अक्सर एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद है और ये ऑफ रिकॉर्ड मैं आपको बता भी चुकी हूँ उस वक्त कि हमारे पास जो रिक्रूटमेंट का एक सिनेरियो है इन पाकिस्तान वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ रिक्रूटर्स को अलाउ है कि वो भेज सकते हैं वर्कफोर्स, कुछ को अलाउ ही नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को उन यंगस्टर्स को, उन यूथ को जो कि बहुत ज़्यादा अभी नीडी हैं, उनको ये अवेल करवा सके। तो ये भी क्या इश्यूज़ हैं? क्या पाकिस्तान में कितने रिक्रूटर्स हैं और कितने रिक्रूटर्स जो है वो अभी काम कर रहे हैं और कितने को अलाउ है, कितने को नहीं अलाउ है? देखिए, पहले मैं अपने पिछले अपने उस बात को कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो यूथ भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म गोल्स के चक्कर में है, इंस्टेंट के फौरी तौर पे मैं बाहर कैसे चला जाऊं। जब हम उन्हें बोलते हैं कि जी बाहर आप बाहर जाएंगे तो आपको उसको ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, ये लैंग्वेज है, ये चीज़ है, बैरियर है आपके, तो वो कहते हैं हम बाहर चले जाएं, हम सीख लेंगे, ना कि वो उस बैरियर को कंप्लीट करें और फिर जाए। अच्छा, अब आपने बात की कि प्रमोटर्स के लिए और आपने बाउंड रिक्रूटमेंट्स के लिए। अच्छा, ये देखिए, मैं भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पिछले कोई 2-3 महीनों से ये बोल रहा हूँ कि जैसे जापान का सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर, जिसकी मैंने आपको बेसिक सैलरी भी बताई है कि $2000 है जो सैलरी है। अच्छा, ये सिर्फ लेबर की है बेसिक। अगर आप दूसरी कैटेगरीज में जाएंगे तो उसकी सैलरी $3000, $4000 वो है जिस, ठीक है। अब उसके अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी जो है जापान के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और वहाँ की कंपनीज को ऑन बोर्ड करके पाकिस्तान के साथ लिंकअप किया और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट थी उसका सर्वे मुकम्मल किया और उन्होंने रिक्वायरमेंट को एनहांस करने के लिए पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे कि हमें एज एसोसिएशन और हमारे कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हम 2400 प्लस लाइसेंस होल्डर्स हैं, जिसके अंदर और 18 लाइसेंस होल्डर को सिर्फ अलाउ किया गया कि जी आप वर्कफोर्स जापान भेज सकते हैं, यू आर एलिजिबल, आप ट्रेंड करें और उनको बाहर वर्कफोर्स को भेजें। मैं ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्पेशली, अगर हमें हमारी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेती और उसके अंदर हमें ऑन बोर्ड लेके हमें बताती कि कौन कौन सा आपका प्रमोटर रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उस पैटर्न को फुलफिल कर सकता है जो जापान की रिक्वायरमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि 80 to 100 हमारे वो वर्क एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स होते जो को उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते और ये जो वर्क फोर्स है हम इजीली हम इसको कंप्लीट करते, क्योंकि एज़ कंपेयर टू इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जापान भेजना। हम अभी प्रिपरेशन स्टेज के ऊपर हैं। देखिए इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। देखिए
कोई भी गवर्नमेंट आए, अब हमारा अलमिया जो है हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हम जब भी नई गवर्नमेंट आती है हम पिछली गवर्नमेंट को बुरा कह देते हैं, ठीक है, फिर फिर अगली गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को बुरा कह देती है। मैं कहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए, एक हमारी तकरीबन 10 से 15-20 साल की एक पॉलिसी बनी हो स्पेशली यूथ के लिए। देखिए यूथ हमारी वो है जो 55 से 60% है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, तालीम के साथ उसको तरबियत कैसे देनी है हमने, तो तालीम हासिल करना सब कुछ नहीं है, उसकी तरबियत कैसे होगी, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, उसका एक फ्रेमवर्क बने, और उस फ्रेमवर्क जो आप बनाएं उसके अंदर यूथ के उसके अंदर जो ऑन बोर्ड जो आइडेंटिटीज़ जो हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स जो हैं, उनको ऑन बोर्ड लें। देखिए सियासी पॉलिटिशियन जो है वो डिसीजंस कर देंगे, लेकिन जब तक वो अपने साथ एक टीम नहीं बनाएंगे ना उस रेलिवेंट फील्ड की, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर वजारत तजारत है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर दूसरे सेक्टर से अपनी एक टीम बनाए, हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमारी एक टीम बनाए। लेकिन जो 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी रेमिटेंस है, और आपकी एक्सपोर्ट है। स्पेशली अगर इन 3 सेक्टर्स पे अगर इन पे टीम बनी जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर हम इसके अंदर बहुत अच्छी बेहतरी देख सकते हैं। अब जैसे भाई ने एक जिक्र किया बांग्लादेश के अंदर जी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो सबसे पहले ये देखने में आएगा कि हमारे इधर प्राइवेट सेक्टर अगर ये चीज़ हमारे इधर इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर और खा जाएगा। क्यों? अफसोस के मुकाम ये है कि हमारे इधर स्टूडेंट की जो फीस है वो 20 से 25 हज़ार रुपया तो है, और हर माँ बाप चाहता है कि मैं एक अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, उसका एक मुस्तकबिल बनाऊँ। लेकिन क्या उस जो स्कूल है वो क्या वो रिटर्न के अंदर उस बच्चे को उतनी तरबियत, शऊर और वो नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या वो स्कूल प्राइवेट सेक्टर, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या टैक्स के अंदर वो पार्टिसिपेशन प्रॉपरली वो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम बेसिकली टैक्स चोर हैं, हम एज ए नेशन टैक्स चोर हैं। हमारे इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लग जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हम जब लगाने के लिए गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट बोलती है तो हम उसके अंदर चीखना छोड़ना और रोड पे आना शुरू कर देते हैं। तो किस चीज़ का? आप देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं तो हमारे गरीब आवाम पे लगते हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, गाड़ी एक छोटी सी महंगी, मोटर बाइक जो एक गरीब इंसान अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन अब वो नॉन एसेंशियल आइटम्स में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर टैक्स बढ़ जाता है, और ये बड़ा इशू, यू आर वेरी राइट, कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इशू क्रिएट करता है। देखिए इस इनडायरेक्ट टैक्स को आप डायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्ट करें। जो हमारी जो ब्लैक मनी है वो कहाँ पे पार्क होती है? ये इसीलिए पार्क हो रही है कि हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं हमारे। फॉर एग्जांपल मैं टॉपिक से हट जाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी के अंदर देख लें, प्रॉपर्टी के अंदर डीसी वैल्यू अलग है, एफबीआर वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है। हम टैक्सेस ले रहे होते हैं डीसी वैल्यू, एफबीआर वैल्यू के ऊपर, मार्केट वैल्यू और है। जो मार्केट वैल्यू के ऊपर जो वो परचेज एक कर रहा है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, 2 करोड़ रुपए के वो टैक्स दे रहा है, वो 3 करोड़ उसका ब्लैक मनी कहाँ से आया? जब आप उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स मार्केट वैल्यू के ऊपर लगा देंगे, उसकी जो ब्लैक मनी है वो आपकी टैक्स नेट के अंदर आएगी, वो शो होगी कि टैक्स नेट के अंदर ये है। आप उसका 1% रख दें, आप उसको टैक्स बार को आप ये करें कि जी मार्केट वैल्यू, हर एरिया के डीसी को, कमिश्नर्स को आप अलाउ कर दें कि जी आप अपनी मार्केट वैल्यू बनाएं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है आपके सामने आ जाएगी, आप देखें टैक्स आपका कितना बढ़ जाएगा। रियल एस्टेट तो वाकई एक अनदर सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए कहा था कि मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। जी जी, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपने स्किल्स का भी बताया, यहाँ पे आपने ये भी बताया कि किन सेक्टर में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जाता है। फिर भी कोई ना कोई चैलेंज सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सामने आते हैं। यंग जनरेशन खासकर जो चाहते हैं, जिनके अंदर विल भी है, जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन भी है, उनको क्या राय देंगे आपके? कौन जो चैलेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के हवाले से कुछ इश्यूज आ जाते हैं? सबसे पहले तो देखें, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे जो आजकल सोशल मीडिया और दूसरे चैनल्स के ऊपर ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इतनी वर्कफोर्स बाहर यूरोप में रिक्वायर्ड है, गल्फ़ के अंदर रिक्वायर्ड है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसीज़ क्या बनाई हैं। हमारे इधर अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे इधर पॉलिसीज़ नहीं बनती। हम हर प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि हमें
वीज़ा फैसिलिटेशन हमें देनी चाहिए। यूरोप के अंदर इतनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, हम उन प्रमोटर्स के लिए वीज़ा फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही उन मुल्कों के लिए, ताकि हम लोग दैट वाज द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड कि मैंने जो रिक्रूटर वाला आपसे पूछा था, दैट वाज द पॉइंट। तो वो ताकि हमारा जो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है यहाँ से वहाँ जाके B2B मीटिंग्स करके वहाँ से बिजनेस जनरेट कर सके। एक तो हमें आज तक कई सालों से हम शोर मचा रहे हैं कि हमें गल्फ स्टेट्स के से बाहर निकालें, हमें यूरोपियन सेक्टर्स के अंदर जाने दें, वहाँ जहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान माजरत के साथ कि अभी तक हमें ऑन बोर्ड नहीं ले रही। नंबर 2, हम गवर्नमेंट आप चाहते हैं कि कोई पॉलिसी बने जिसमें तमाम बिजनेसमैन, स्टेक होल्डर्स साथ में हों? ऑफ कोर्स, देखिए मैं वो चाहता हूँ कि जी पॉलिसी बनेगी, जब गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हमें लेगी तो हम वो चीज़ें हम लेटर्स के थ्रू तो दे चुके हैं, मीडिया के थ्रू भी बता चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रही इस चीज़ की तरफ। वो सिर्फ ये देखती है कि रेमिटेंसेस कितनी आई, रेमिटेंसेस बढ़ गई, कम हो गई, लेकिन वो रेमिटेंसेस बढ़ाने वाले कौन है पीछे बैकबोन, उनको ऑन बोर्ड बैठाएंगे तो वो बताएंगे कि जी आप रेमिटेंसेस को पर मंथ जो है 2.5 बिलियन से बढ़ा के 3.5 बिलियन कर सकते हैं। राइट। कि इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि कोविड के अंदर हमारी रीपेमेंट्स स्टक हो गई थी, हमने नहीं पे की थी रीपेमेंट्स, हमने जो रीस्केजुअल्स वगैरह करवा ली थी। अब इस गवर्नमेंट के अंदर वो हमें पेमेंट्स भी करनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से भी इसका प्रेशर देखने में आया। ठीक है, दूसरी चीज़ है ग्लोबल रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आई है, USA, UK हर जगह पे इन्फ्लेशन हुई है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी हमारी जो एक्सपोर्ट है उस पर आया है। जो हमारी जो हमारी एक्सपोर्ट इस टाइम पे डाउन है वो हमारे आपका इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं है। सच इंटरेस्ट रेट की वजह से तो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम करके आपकी एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह एक्सपोर्टर को दिए थे कि सब्सिडाइज गैस भी दी हुई थी, बिजली भी दी हुई थी, हर चीज़। लेकिन क्या मैं एक सवाल करूँगा कि क्या हमारे एक्सपोर्टर्स ने, जो गवर्नमेंट, हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने उस एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट्स दिए थे, जो फैसिलिटीज़ दी थी, उसका क्या फ़ायदा उन्होंने मुल्क को दिया? नहीं दिया। उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट तो बढ़ाई, क्या आप ये देखें हमने वैल्यू एडिशन किया नहीं ना, मोस्टली हमने वैल्यू एडिशन नहीं किया। हमने हमारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, डॉलर लगा, उसी को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। जब आप वैल्यू एडिशन करते तो हमारे टैक्स नेट भी बढ़ता। ठीक है, टैक्स नेट बढ़ता तो हमारी एक्सपोर्ट की और भी इंडस्ट्री उसके साथ जो अटैच थी वो भी और चलती। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टेन्योर के अंदर जो एक्सपोर्टर्स को जो बेनिफिट्स वगैरह दिए थे उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई। ये हमारे एक्सपोर्टर को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री तो खड़ी हो गई, हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ गई पिछले साल के अंदर। ठीक है, वो तो बढ़ गई, लेकिन क्या हमने ये देखा कि हमने इंपोर्ट बिल हमारा कितना बढ़ा है उसके अंदर, हमारे जो रॉ मटीरियल्स जो आया है उसके अंदर जो यूटिलाइजेशन के लिए वो हमारा कितना बढ़ा है? क्या हमने ये सोचा कि हमारा अगर हमारी एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बन रही है उसके क्या रॉ मटेरियल जो बाहर से हम इंपोर्ट करें, क्या हम उसकी इधर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे? हम लगा सकते थे, क्योंकि जब आपका रिसेशन आता है तो साथ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए, हमारे एक्सपोर्टर को ये ध्यान देना चाहिए ताकि वो ये इसके ऊपर मुल्क के लिए सोचें। वो अच्छा अदनान साहब, आप हंस भी रहे थे तो मैं चाह रही थी इसमें ऐड करें आप। नहीं, मैं तो देखिए इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर हमारे जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने हमें हर स्टेज के ऊपर हमें सपोर्ट किया है जी। ठीक है, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा उनके साथ है, और वैसे भी ऑयल के अंदर भी जो भी गवर्नमेंट आई है हमारे, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान जो इस गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे उन्होंने डेफर्ड पेमेंट्स की है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी वो हमारे पाकिस्तान को, हमारी गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट होगी उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा उनके साथ अलाइंस ऐसा है, हमारी UAE गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा अलाइंस है, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उनके साथ बहुत अच्छा है। मैं इस टाइम पे जो हमारा फोकस करने की जो ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए वो इसको फोकस करे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखें पाकिस्तान के अंदर छोटे बड़ी शॉप्स कारोबार जो है 50 लाख से ज़्यादा शॉप्स हैं जो कि वो टैक्स नेट में नहीं है। देखें अभी 2022 के अंदर 34 लाख टैक्स रिटर्न्स
ठीक है, 3.4 मिलियन, ठीक है, वो जमा हुई। अब उसके अंदर आप ये देखें SECP में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है, 1,85,000। अगर 1,85,000 कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर एक नॉर्मली 4 से 5 लोग ही एक कंपनी में के ऊपर तो ये इल्जाम आयद होता है कि बहुत ज्यादा सख्त रेगुलेटर। मैं आपको एक चीज सिंपल एक अगर 1 टाइम रेगुलेटर है तो 3 टाइम्स इसकी रेगुलेटरी देखिए, बॉडी मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ ना कि 1,85,000 कंपनीज हैं, अगर हम 4 से 5 लोग भी एक कंपनी में गिने तो 10 लाख लोग तो यही बन जाते हैं जिनकी सैलरी डिडक्शन वगैरह होती है, और 34 लाख में से कई ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स निल फाइल करते हैं। तो आप ये देखें ना कि 50 लाख से ऊपर तो हमारी शॉप्स और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑफ कोर्स देखिए, मैन्युफैक्चरर के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, टैक्स नहीं दे रहा, होलसेलर है, टैक्स नहीं दे रहा, रिटेलर है, टैक्स नहीं दे रहा, उसका सारा जो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ता है आपके कस्टमर और उनके पास उनका घर है, गाड़ियां हैं, हर चीज है। देखिए, और वो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को परेशानी आती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे डाल देती है, अवाम पे। नहीं जी, नहीं, अवाम पे ज़्यादा डलता है। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी को भी ये सोचना पड़ेगा कि टैक्स नेट के अंदर आए। अवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं, फ्यूल की सूरत में, गैस की सूरत में, चीज़ें महंगाई की सूरत में, तो गरीब इंसान पिसता क्योंकि उसकी सैलरी उस लेवल की नहीं है कि वो अपने जो डेली के एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सके। अगर हमें फिक्स टैक्स के अंदर आ जाएंगे, देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ऐसे शोबे हैं जो कि टैक्स नेट में आते ही नहीं हैं। मेडिकल के शोबा है आपका, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, जी वो सारा उसके अंदर वो लॉयर्स हैं, इस सब को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। टैक्स नेट के अंदर आएंगे। ये 34 लाख जो टैक्स रिटर्न्स पे करते हैं, मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियसली एक टेकअप करेगी, देखिए प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्मूथली एक पैटर्न बनाया जाए, एक रजिस्टर्ड किया जाए हर एरिया के हिसाब से, और एक 3 से 5,000 रुपये पर मंथ भी अगर टैक्स रखा जाए तो आप उसका रेशो निकाल सकती हैं कि वो रेशो आपको पाकिस्तान में पर मंथ आपको कितना टैक्स रिटर्न। चले, मैं डॉक्टर सजाद से पूछ लेती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर आप इसे कैसे डिफेंड करेंगे जो अदनान साहब ने कहा कि टैक्स नेट में नहीं आते डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स? देखें, इसमें बात तो सही है, बात यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे कम हैं और अब आपको ऐसे ही ज़रिए जो है ज़राए उनकी जगह उनकी तरफ जाना चाहिए।